Now available in Hindi. Manhwa Classic. From India to the world. हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारा व्यू जाता है ले जियोंग पर। वह भी अपने रिसीवर पर सब कुछ सुन रहा है जो वहां पर बेक सियोंग के साथ और जोंग के साथ हो रहा है। उसे पल पल की खबर मिलती जा रही है। तभी उसका दोस्त कहता है, अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हम कुछ करने वाले नहीं हैं? अभी समय नहीं आया, लेकिन हमें अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उसके पीछे पहले से ही इतने सारे लोग पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि उस बेक सियोंग को मारने के लिए हमें अपने लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन अगर वह कैसे भी करके जिंदा बच जाती है तो फिर हम उससे खुद निपट लेंगे। और वैसे भी तुमने देख ही लिया है, गवर्नमेंट भी अब हमारे पीछे पड़ चुकी है। अगर हमने अभी कुछ किया तो सारा इल्ज़ाम हम पर ही आ सकता है। इसलिए अभी सबसे सही रास्ता यही है कि हम शांत बैठें और देखें कि उसके साथ होता क्या है। और वैसे भी उस बेक सियोंग को मारना हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। हम उसे जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ पर मार सकते हैं। इसके साथ ही हमारा हो जाता है रशियन एजेंट पर। उसका एक साथी जो गंभीर रूप से घायल हो चुका है, वह रेडियो पर उससे बात करता हुआ कहता है, जूलिया, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हैं। हम उसे आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और हमें सिर्फ सियोंग को लेकर चिंता करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर न जाने कितने ही देशों की टीमें आई हैं सिर्फ उसे कैप्चर करने के लिए। और यह जो मेरे सामने लोग खड़े हैं, यह आखिर हैं कौन? जूलिया को भी अपने एजेंट की बात सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उनके हिसाब से तो मिशन काफ़ी ज़्यादा आसान होना चाहिए था, लेकिन यह इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भरा कैसे हो गया। इसके साथ ही हमारा हो जाता है जोंग पर। जोंग अभी भी गाड़ी के अंदर है। उसे लगा था कि वह उन अटैक करने वालों से बच चुका है, लेकिन अब हम देखते हैं वह एजिस सिक्योरिटी के लोगों की टीम से पूरी तरीके से घिर चुका है। हर तरफ सिर्फ एजिस सिक्योरिटी की गाड़ियाँ और लोग खड़े हैं। और तभी हमारा हो जाता है डीन के एजेंट पर। वह डीन पर ऊपर से नज़र रख रहा होता है। तभी उसके रेडियो पर भी मैसेज आता है, कैप्टन, क्या हम अपना प्लान बदल दें? और उधर वह एजेंट भी मन में सोच रहा होता है, यह तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक निकला। मुझे अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तभी वह रेडियो पर अपने एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है, सभी टीमें मेरी बात ध्यान से सुनो। वह अभी आगे कुछ कहता, इससे पहले उसका ध्यान जाता है नीचे की ओर। वहाँ पर कुछ पहले से तो अजीब हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर की टीम से जितने भी लोग आए होते हैं बेक सियोंग को बचाने के लिए, उनको एजिस सिक्योरिटी के लोगों ने गोली से भून दिया होता है। लेकिन अब वह अचानक एक एक करके उठने लगे हैं। और इसके साथ ही हमारा भी जाता है एक इंजेक्शन की ओर। अगर आप लोगों को याद हो तो सियोंग जब फाइट कर रहा था लिफ्ट के अंदर, तो उसने भी यही इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी। और वही इंजेक्शन इन सभी ने लगाया है, जिसकी वजह से इनके सेंसर पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। और अब यह किसी जानवर की तरह एजिस सिक्योरिटी के लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। सब एक एक करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमारा हो जाता है जोंग की गाड़ी की ओर। एजिस सिक्योरिटी के लोग उसकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। गाड़ी बुलेट प्रूफ है, लेकिन कब तक इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि जितनी गोलियां वह लोग मार रहे हैं, कांच को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उधर जॉन भी मन में यही सोच रहा होता है, इतनी सारी गोलियां या बुलेट प्रूफ ग्लास भी इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वह भी यह सब सोच ही रहा होता है। तभी एजिस सिक्योरिटी के लोग उसके नज़दीक आ जाते हैं और कांच की विंडशील्ड पर गोलियां लगाते हुए कहते हैं, जल्दी से कार के बाहर निकलो। वह भी इतना कहते ही है। तभी हमारा हो जाता है गाड़ी के पीछे डिप्टी डायरेक्टर के लोग अपने फॉर्म में आ चुके हैं। वह पीछे खड़े एजिस सिक्योरिटी के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। जो जॉन को गाड़ी से निकलने के लिए बोल रहे होते हैं, अब वह भी डर रहे हैं कि आखिर इन सालों को तो हमने मार दिया था, ये साले वापस फिर से कैसे खड़े हो गए। और जॉन मन में मुस्कुराते हुए कहता है, तो फाइनली समय आ चुका है। वो अपने ड्राइवर से कहता है, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ना है। ठीक है मास्टर। इसके साथ ही हमारा व्यू जाता है एजिस सिक्योरिटी के लोगों और डिप्टी डायरेक्टर के लोगों पर।
दोनों की टीमें आमने सामने हैं और दोनों में से एक टीम बिल्कुल पागलों की तरह दिख रही है। उनकी बॉडीज़ पर पहले से ही गोलियां लगी हैं, खून बह रहा है, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सभी सेंसर बंद हो चुके हैं, उन्हें अब दर्द फील ही नहीं होता। और इधर एजिस सिक्योरिटी के लोग उन पर गोलियां चलाना वापस से शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कुछ खास इम्पैक्ट उन पर दिख नहीं रहा होता। वह सभी अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं और एक एक एजिस सिक्योरिटी के लोग बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। किसी का हाथ तोड़ देते हैं, किसी का सर उखाड़ देते हैं। हर तरफ सिर्फ खून ही खून है। जो हिम्मत करके उनके ऊपर गोलियां चला भी पाते हैं, वह भी बेमौत मारे जा रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे वह बच सकें, क्योंकि उनकी गोलियां अब किसी काम नहीं आ रही। इसके साथ ही हमारा वो जाता है एक फीमेल एजेंट पर। उसके ऊपर एक एजेंट सिक्योरिटी का व्यक्ति गोली चलाता है। गोली इसके जान के आर पार हो जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। इसके साथ ही वह उसकी गर्दन को पकड़ती है और बीच से घुमा देती है। उसकी गर्दन के साथ उसकी पूरी बॉडी की हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। मंजर काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका है। एजेंट सिक्योरिटी के लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह करने क्या वाले हैं, या फिर आखिर वह इस सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। हर तरफ उन्हीं की लाशें नज़र आ रही हैं। फाइट का माहौल धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है और यह भी देखकर बेक सियोन तो खुश है, लेकिन डीन को पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि यह सब तो डीन को भी नहीं पता कि कोरिया में कोई ऐसी भी एजेंसी है जो इस तरह के लोगों को हायर करती है, या फिर इस तरह के लोग भी उनके पास हैं जो किसी जानवरों की तरह लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह बात डीन की नज़र से कोसों गुना दूर है, जबकि उसके एजेंट हर तरफ हैं। यह सब सोचते हुए वह अपने हाथ तेज कर रह जाता है, क्योंकि उसका प्लान जो भी हो, लेकिन इनके होते हुए वह सफल नहीं हो सकता। तभी जोंग अपने ड्राइवर से कहता है, यही मौका है, निकलो यहाँ से। जोंग की बात सुनते ही ड्राइवर फुल स्पीड से गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल लेता है और गाड़ी वापस से ब्लू हाउस की ओर निकल पड़ती है। जोंग डीन से कहता है, अब आप चिंता ना करें, हम बस ब्लू हाउस पहुँचने ही वाले हैं। वह अभी अपनी बात कंप्लीट ही करता है। तभी जोंग की गाड़ी के नीचे एक RDX का पैकेट आकर फटता है। गाड़ी हवा में उड़ जाती है। इसके साथ वह एक राउंड घूमकर वापस खड़ी हो जाती है। अंदर किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन डर बस सभी की अब रग-रग में बस चुका है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है गाड़ी के बाहर। एजिस सिक्योरिटी का लीडर गाड़ी की ओर आगे बढ़ते हुए आ रहा होता है। बेक सियोन, अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरा बेटा अभी भी जिंदा होता। अब बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। वह आज बेक सियोन से बदला लेकर ही रहेगा। लेकिन आखिर एजिस सिक्योरिटी का लीडर यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसका पता हमें फ्लैशबैक से चलता है। ली जियोन एजिस सिक्योरिटी के लीडर से बात कर रहा है। सियोन मर चुका है, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जब चाहे तब उसे मार सकते हैं। उस लड़की को अभी कुछ करना खतरे से खाली नहीं है, और ऊपर से गवर्नमेंट भी उसके ऊपर नज़र रख रही है। तभी एजिस सिक्योरिटी का लीडर कहता है, मैं तुम्हारी इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि सियोन अभी जिंदा है। और तुम्हें वो क्यों लगता है? क्योंकि मैंने वाइट फास्फोरस के जितने भी केस देखे हैं, उन सभी में उनकी बॉडी पिघल चुकी थी। लेकिन जहाँ तक हमने सियोन के बारे में पता किया है, उसकी बॉडी सिर्फ जल रही थी, पिघली नहीं थी। और अगर उसकी बॉडी की बात करें तो वह भी हमें नहीं मिली। इसके लिए मेरा एक अंदाज़ा है, सियोन अभी भी जिंदा हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मैं कम से कम उस कुतिया को तो मार ही सकता हूँ, जिसकी वजह से हमारे बेटे मरे हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वाइट फास्फोरस की वजह से सियोन अभी भी घायल होगा और वह उसे बचाने के लिए भी नहीं आ पाएगा। एजिस सिक्योरिटी का लीडर गाड़ी की ओर आगे बढ़ रहा है। वह अपने लोगों से कहता है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, जान से मार दो। बस इतना सुनने की देर थी कि उसके लोग गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही हमारा हो जाता है जापानीज एजेंट पर। वह भी यह नज़ारा देखकर हैरान है कि आखिर साला इस कंट्री में चल क्या रहा है। लोग ऐसे ही गोलियां बरसा रहे हैं। यह साले लगता है कि बेक सियोन को मारना चाहते हैं। वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है, जल्दी से जाओ, बेक सियोन को कैप्चर करो। मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ पर मारी जाए। इसके साथ ही हमें रशियन एजेंट्स का भी व्यू दिखाया जाता है। वह सब भी अपनी गाड़ियों से वहीं पर आ जाते हैं। जूलिया कहती है, ध्यान से, हमारा प्राइमरी टारगेट बेक सियोन है, उसे हमें कैप्चर करना है, कीमत चाहे जो भी हो। मुझे वह जिंदा चाहिए, जो भी रास्ते में आए उसे उड़ा दो। दूसरे लोगों को आता हुआ देखकर
एजेस सिक्योरिटी का लीडर खुद भी एक गन उठाता है। मुझे तुम सभी से कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पर उसे कैप्चर करने आए हैं, लेकिन बेक सियोन, मुझे मुर्दा चाहिए और उस रास्ते में जो भी आएगा वो मरेगा। इसके साथ ही वह कांच पर गोलियां चलाते हुए गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और तभी एक आवाज़ आती है हेलीकॉप्टर की। तुझे पता भी है कि तू किसे मारना चाहता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? इसके साथ ही सीएम हेलीकॉप्टर से नीचे की ओर जंप करता है और अपनी शॉट से एजेस सिक्योरिटी के लीडर के दोनों हाथों को काट देता है। एजेस सिक्योरिटी के लीडर के हाथ उसकी आंखों के सामने पड़े हैं और वह दर्द से कराह रहा है। दर्द इतना ज़्यादा है कि वह वहीं पर बैठ जाता है और सीएम को वहाँ देखकर जापानीज, रशियन और चाइनीज, जोंग और एजेस सिक्योरिटी के सभी लोग, उनकी हालत टाइट हो चुकी है कि आखिर अब यहाँ पर होने क्या वाला है। क्या फिर से यहाँ पर कत्लेआम शुरू होगा? सीएम को वहाँ पर देखकर बेक सियोन काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है, लेकिन जापानीज और रशियन एजेंट, उनकी तो हालत टाइट है। अब उन्हें समझ में आ चुका है कि अगर उन्होंने बेक सियोन को हाथ भी लगाया, उनकी भी हालत उसी तरह होगी जिस तरह से इस समय एजेस सिक्योरिटी के लीडर की है। इसके साथ ही हमारा भी वापस से आता है सीएम पर। सीएम एजेस सिक्योरिटी के लीडर किम से कहता है, क्या बोला था? वापस बोल। किम कराहते हुए बोलने की कोशिश करता है, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके साथ ही वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम साले कमीनों देख क्या रहे हो? गोलियां से भून दो उसे। वह अभी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, हर तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। किम कहता है, अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता तो मैं इस कुतिया को जान से मार देता। इसके साथ ही वह बेक सियोन को देखता है, वह अंदर किसी डेविल की तरह हंस रही होती है। किम चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों राक्षस हो, मैं तुम्हें आज नहीं तो कल जान से मार दूंगा। वह भी अपनी बात पूरी ही करता है। तभी सियंग अपनी शॉट घुमाता है और किम की गर्दन हवा में उड़ जाती है। वह तू होगा जो आज यहाँ पर मरेगा। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।